और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की राजनीति में कल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीधे सियासी बंटवारा होने वाला है। एक तरफ वो होंगे जो मोदी के साथ हैं और दूसरी तरफ वो होंगे जो मोदी के खिलाफ है। 24 में मोदी की सत्ता से हटाने के लिए बेंगलुरु में 26 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। कल महागठबंधन की दूसरी बैठक है, तो दूसरी तरफ मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए एनडीए भी नए सिरे से खड़ा हुआ है। कल दिल्ली में 38 पार्टियां मिलकर प्लान बनाएंगी कि इन 26 दलों का प्लान कैसे फेल करना है। इन सबके बीच कुछ पार्टी ऐसी भी है जो ना इधर में है ना उधर में, मुमकिन है हवा का रुख दिख रही हो। 2024 की चुनावी तैयारी में ये बिल्कुल महाभारत जैसा सीन है, जिसमें कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले गिना जा रहा है कि किस पाले में कौन है, क्या रणनीति होगी, कैसी व्यूह रचना होगी। बेंगलुरु में मोदी विरोधी महागठबंधन की दूसरी बैठक के लिए तमाम विपक्षी नेता रथियों महारथियों के साथ पहुंचे। कांग्रेस के सीएम और डिप्टी सीएम का लगभग पूरा दिन एयरपोर्ट और गेस्ट हाउस पर स्वागत करने और गुलदस्ते देने में बीता। विपक्ष में जोश है, क्योंकि पटना में सिर्फ 15 पार्टियां जमा हुई थी, जबकि बेंगलुरु में 26 इकट्ठी हो रही हैं। इसी जोश में विपक्ष ने कहा कि 24 में मोदी की हार तय है। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। इस वक्त तमाम नेता बेंगलुरु के ताज होटल में सोनिया गांधी की ओर से दिए गए डिनर में मौजूद हैं। अध्यादेश के समर्थन पर कांग्रेस को झुकाने के बाद अरविंद केजरीवाल भी खुशी खुशी पहुंचे। पवार आज पार्टी की मीटिंग करते रहे, इसलिए कल पहुंचेंगे। कल महागठबंधन की बैठक में 24 का प्लान आगे बढ़ेगा। केजरीवाल जी के लिए हमें कभी असमंजस नहीं था। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा हो सकता है। दूसरी बात है, ये जो फ्रंट बनेगा उसका एक प्यारा सा नाम हम क्या दे सकते, उसके ऊपर चर्चा होगी। और तीसरी बात है, कॉमन एजेंडा क्या है। तो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है। आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ टीम मोदी भी 24 के लिए तैयार हो गई है। कल ही दिल्ली में एनडीए की भी बैठक है। पार्टी ने पहले कहा था कि इसमें 30 पार्टियां शामिल होंगी। शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि अब 38 पार्टियां साथ हैं। अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नड्डा ने कहा कि जनता मोदी के गठबंधन और 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारी महागठबंधन में फर्क बखूबी समझती है। विपक्ष जो चाहे कर ले, नाकाम होगा। अभी तक तो हमको दिखता है कि न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न फैसला लेने की ताकत है। कल तक कांग्रेस ये भी कहती थी कि एनडीए में तो कोई नहीं बचा। अब 38 की लिस्ट पर भी ताना दे रही है कि मोदी और बीजेपी को डर लगने लगा है। मैं एक ही काफी हूँ बोले तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है। पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है, वो खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ नहीं साबित होगी। 2024 में कौन साथ और कौन खिलाफ, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा जी जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार जी, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट की। सबसे पहले धीरेन्द्र जी, आपको बधाई दे दूं, आपकी मेहनत रंग लाई। आज चिराग पासवान जी और अमित शाह जी की मीटिंग हो गई और एक गठबंधन भी तय हो गया। और ये तो हम लोगों का एक स्टैंड क्लियर रहा कि जब जब भी एनडीए को जरूरत पड़ा है, हम अभी तक नहीं भी थे, तब भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने, दीपक जी, हमसे अगर बिहार के उपचुनाव में सहयोग मांगा है तो हमने दिया और वहां से सीटें निकल कर आई हैं। और एक तरफ देखिए कि कभी भी 2014 से लेकर के आप देख लीजिए, कभी भी हमारे नेता का एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के बारे में या नीतियों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी हो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमारे नेता के बारे में भी कभी इसी तरह की टिप्पणी नहीं रही है। स्वच्छ छवि के हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, स्वच्छ छवि के नेता हमारे पार्टी के भी नेता हैं।
बिहार में बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं के पसंद है। निश्चित तौर पर आज एक तरफ भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो रहा है। धीरेन्द्र जी, ये वही पार्टी है बीजेपी जिसने आपकी पार्टी को तोड़ा था, भूलिए मत। दीपक जी, मैं उसको बिल्कुल नहीं भूल रहा हूं, लेकिन किस परिस्थिति में और उसके बैक में डायरेक्टर कौन था, जरा उसको भी आप याद करिए। दीपक जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? नीतीश कुमार जी किस परिस्थिति में कंपेल कर करके क्या क्या नहीं किया है, मैं तो पूरे तौर पे उनको दोषी मानता हूँ। नीतीश कुमार जी, ललन जी, उनको मैं बराबर, दीपक जी, उनको पॉलिटिकल डायनामाइट में बोलता हूँ। आज तक जदयू के लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टियों को तोड़ने का काम किया है बिहार में, आरजेडी ने भी तोड़ने का काम किया है। आज ये लोग कह रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी किसी को तोड़ रही है। अरे खुद का घर संभलता नहीं है, खुद का कुनबा संभल नहीं रहा है, तो कैसे आप दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं? और कांग्रेस के आप देखिए ना, जितने भी लोग आज बेंगलुरु में जुट रहे हैं, ये क्या है? सभी लोगों के ऊपर में कुछ न कुछ आरोप है। और ब्रांड एम्बेसडर इनके कौन बने हुए हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी, खुद सजाए याफ्ता आदमी, देश में भ्रष्टाचार मिटाने की कसमें और वादे लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इसको नहीं समझ रही है क्या? उसमें से आधे आदमी बेल पे है, आधे आदमी जेल रिटर्न है, और उसके बाद में ये लोग कह रहे हैं कि देश में हम एक अच्छी साफ सुथरी और एक संवैधानिक सरकार देंगे, जिनको खुद संविधान पे विश्वास नहीं है, जो संविधान पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने को तैयार है। नए संसद भवन का इन लोगों ने बायकॉट किया। इनके गठबंधन के लोगों ने कहा, महागठबंधन के लोगों ने, कि ये ताबूत है, इनको सदन ताबूत नजर आता है। वो आदमी कह रहे हो कि देश में हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। ये लोकतंत्र नहीं बचाना, ये तो खुद को बचाने का एक प्रयास है, और ये मजबूरी की एकता है। ये कोई मीटिंग है नहीं। भ्रष्टाचार के पैसे पे टीनर की पार्टी चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देश के लोग इन लोगों को पहले मौका दे चुके हैं दीपक जी, और ये लोग रिजेक्टेड माल है, एक्सपायरी है, रीपैकेजिंग करके फिर से परोसने का एक नया सिलसिला चलाए हैं। लेकिन टेस्ट सबको पता है इन पार्टियों का। आलोक शर्मा जी, सीधा सवाल, 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले दलों का ये महागठबंधन है। प्रधानमंत्री पहले दिन से और बीजेपी पहले दिन से यही नैरेटिव सेट कर रही है इस नए गठबंधन के बारे में। देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। 9 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया उनको प्रधानमंत्री बने हुए। अगर 30 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ जो भी कहते हैं ये, अगर इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ तो प्रधानमंत्री महोदय, आप 9 साल से पकौड़े तल रहे थे इस सरकार में बैठकर। 2014 के बाद आप एक FIR नहीं कर पे आए जिसके अंदर एक भी व्यक्ति को कन्विक्ट किया हो। 9 साल के अंदर आप प्रधानमंत्री रहे, आपने केवल ED और CBI का दुरुपयोग किया। इसका मतलब आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार की और तमाम चीज़ों की, और सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने यहाँ पर अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। एक दिन आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ूंगा, 71,000 करोड़ का घोटाला NCP ने किया, और आप नाम लेकर कहते हैं पार्टियों के, और 2 दिन के बाद आप उनको वहाँ पर शपथ दिला देते हैं। देश के प्रधानमंत्री, थोड़ी सी तो लज्जा कीजिए आप। इतने कमजोर प्रधानमंत्री देश को आज से पहले कभी नहीं मिले। आप हमेशा से जिस तरह का नैरेटिव बनाते आए, देश की जनता ने उस पर भरोसा किया, लेकिन अब देश की जनता की आंखें खुल गई हैं। क्या आपने चाहे जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा हो, आप कहते ही उसके लिए हैं जिनको आपको अपने दल में मिलाना होता है। हेमंत बिश्व शर्मा की CD आई, एक पत्रकार महोदय ने अमित शाह जी से पूछा क्या हेमंत बिश्व शर्मा अब भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, तो कहते हैं चलो हटो। आपने जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, कांग्रेस को आपने भ्रष्टाचारी कह के, वो जिस तरह से अन्ना हजारे के आंदोलन को सपोर्ट करके और पूरे देश को बरगलाया, आज देश जानना चाहता है आपसे किस अन्ना हजारे के आंदोलन वाले तो आपके बगल में बैठे हैं बेंगलुरु में। आलोक शर्मा जी, आप भूल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लिए आपने एक विशेष प्रस्ताव किया कि अध्यादेश के खिलाफ हम समर्थन देंगे आपको। दीपक जी, देखिए, हमने अध्यादेश, क्योंकि वो अध्यादेश संविधान के खिलाफ है, हमने अध्यादेश को पूरी तरह से आज नहीं, हमने हमेशा से तमाम मुद्दों के ऊपर विपक्ष का साथ दिया है, और आज हम अध्यादेश के साथ। आप ही कह रहे हैं अन्ना हजारे के आंदोलन वाले, अरे असली तो आपके साथ हैं। एक मैं आता हूं, अन्ना हजारे, अरे भाई, अन्ना हजारे के आंदोलन को किसने सपोर्ट किया पूरा देश जानता है कि RSS ने सपोर्ट किया। तो भाई उन्हीं अरविंद केजरीवाल को आपने साथ ले लिया।
देश के प्रधानमंत्री, मतलब आरएसएस के प्रत्यक्ष समर्थक को आपने साथ में ले लिया, अरविंद केजरीवाल। एक मिनट दीपक जी, मैं फिर आता हूं वापस। देश के प्रधानमंत्री ने कहा पीडीपी और एनसीपी और तमाम दल चोर हैं, पीडीपी के साथ सरकार बनाई। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल मेघालय का है। मेघालय की पूरी सरकार चुनाव के बाद जेल चली जाएगी, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं लोगों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। तो जो मोदी जी का भ्रष्टाचार से लड़ाई की बात है वो पूरी तरह से नकली है, क्योंकि ये सरकार बंगारू लक्ष्मण की सरकार है, ये व्यापम वाली सरकार है, ये पेगासस वाली सरकार है, ये ईडी और सीबीआई वाली सरकार है। जो अपनी सरकार अपने ईडी डायरेक्टर को ही नहीं बचा सकती, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। आप देखिए किस तरह से वो लड़ाई लड़ेगी कि अपने ही अधिकारी गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हों, नोटबंदी का काला पैसा हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का काला पैसा इनके पास आते हो, और देश के प्रधानमंत्री को तो लज्जा आनी चाहिए। पीएम केयर्स फंड का आप हिसाब नहीं दे सकते, आप दूसरों पर उंगली उठाते। मोदी जी, आने वाला समय आपके लिए बहुत गंभीर होगा। 2024 में आपकी सरकार भी जाएगी और आपके सारे काले कारनामे भी बाहर आएंगे। ठीक है, लंबा बोल लिया, कोई बात नहीं। मैंने ही आपसे 2 क्रॉस क्वेश्चन किए थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो बात कही, जो नैरेटिव है कि भ्रष्टाचारी दलों का महागठबंधन, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी कार्रवाई नकली है, आप डराते हैं लोगों को और फिर अपने साथ शामिल करवा लेते हैं। देखिए, पहले गठबंधन में बात करता हूं, भ्रष्टाचार पर भी मैं उनको माकूल उत्तर देने का अभी आपको सुअवसर सबके सामने आपने दिया है, तो उसका असर आएगा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन का आज 25 वर्ष पूरा हो रहा था, और उस 25 रजत जयंती वर्ष है, और आदरणीय नड्डा जी ने उस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम के समय जो है एनडीए की बैठक के संदर्भ में आज पत्रकार वार्ता की। दूसरी तरफ अभी आपने जो स्टोरी दिखाई, उसी स्टोरी में श्रीमान संजय राउत का बयान है कि भी गठबंधन का नाम भी तय नहीं, इधर इनको गठबंधन का क्या नाम होगा ये तय नहीं है। एक अभी पैदा होने वाला भ्रूण है और एक का 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष बन रहा है। तो गठबंधन की राजनीति कैसे होती है और कैसे सफल होती है, जिसने गठबंधन, पहली बार गठबंधन का जो भारत में गठबंधन की राजनीति के शिल्पकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हैं। पहली गठबंधन की सफल सरकार आप जानते हैं, आप तो बड़े पत्रकार तब से हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली गठबंधन की सफल सरकार चलाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार गठबंधन को तब भी स्थान दिया जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त रहा 2014-2019। अब दूसरी तरफ कौन लोग हैं? 1998 के पंचमढ़ी सम्मेलन, कांग्रेस का अधिवेशन, उसका प्रस्ताव है। प्रस्ताव में कहा गया है कि छोटे दल, क्षेत्रीय दल, ये भारत की अखंडता के लिए खतरा है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, ये कांग्रेस का प्रस्ताव है। और उसी समय 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली सफल की गठबंधन की सफल सरकार का संचालन हो रहा था। दूसरा, उसके बाद ये 2003 में बदले, गठबंधन बनाया इन्होंने चुनावी, लालू जी इत्यादि को गठबंधन में लिया इन्होंने। उसके बाद 2007 में आप फिर इनका तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन का स्मरण कर ले। उसमें भी कहा गया कि डीएमके के लोग जिस तरह से राजीव गांधी के हत्यारों का वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके कारण ऐसे गठबंधन के साथी हमारे लिए घातक है। अच्छा ठीक, आप याद कर लीजिए 1998 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिराई क्यों गई थी? क्योंकि जस्टिस एमसी जैन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें डीएमके की राजीव गांधी जी की हत्या के मामले में भूमिका पर संदेह प्रकट किया गया था। तो जो अपने पति के हत्यारों, अपने पिता के हत्यारों से सत्ता के स्वार्थ में गठबंधन करें। अभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ गठबंधन की बात हुई भी, अरविंद केजरीवाल जी कल तक इनको धमका रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, ये अजय माकन जी, संदीप दीक्षित जी, पूरी कांग्रेस की इकाई कह रही है, पूरी पंजाब की इकाई कह रही है। अरविंद केजरीवाल इनको भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट कितना सारा दिए हैं, उसके बारे में मुझे आपको इस देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। सुश्री ममता बनर्जी इनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है। लोकतंत्र में आपसे जिसका वैचारिक मतभेद हो, उसकी हत्या कराने, उसके परिजनों के साथ बलात्कार करने, उसको मतदान करने का अधिकार न देने,
उसको अपना नामांकन करने का अधिकार न देने, उसको वोट डालने का अधिकार न देने, और अगर वोट डाल दिया तो उसकी हत्या कर देना, उसके परिजनों के साथ बलात्कार कर देना, गर्भवती महिला का पेट जो है छील देना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक, जिसके बारे में इन्हीं का नेता अधीर रंजन चौधरी हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के अलोकतांत्रिक हिंसक व्यवहार के विरुद्ध गए। ये इनके गठबंधन की साथी हैं और ये जो है ये तो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार पर, जिस पार्टी का नेता, शीर्ष नेता श्रीमान राहुल गांधी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है और गालीबाजी के मामले में सजा याफ्ता है, और गालीबाजी के मामले में 10 मामले उन पर पेंडिंग है, उसमें कई मामलों में बेल पर है। श्रीमती सोनिया गांधी, उनके खिलाफ जिस आईपीसी की धारा में केस है वो 420 है और वो बेल पर है। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा बेल पर ही रहे और स्वर्गीय हो गए। श्रीमान पी चिदम्बरम, इनके वित्त मंत्री, गृह मंत्री, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और गांधी परिवार के जो राजीव गांधी फाउंडेशन उसके ट्रस्टी हो तब भी रहे जब कांग्रेस में नहीं रहे। जब तमिल मनीला कांग्रेस में चले गए थे और देवेगौड़ा गुजराल की सरकार के वित्त मंत्री थे, तब भी वो राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी थे। वो जेल जाके आए हैं, सबके सामने उनके पुत्र जेल जाकर आए हैं। कुछ किया थोड़े है, मैं उत्तर दूं 10 कुछ बिल्कुल नहीं किया है जी। भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय जो है उसका कन्विक्शन रेट 95% है। हमने कुछ नहीं किया है। 4 लाख लोगों के 4 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गई हैं। श्रीमती सोनिया गांधी का हवाला का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है और उस पर ये आज तक जवाब नहीं दे पाए इनकम टैक्स की तमाम नोटिस के बाद। इन पर केस जो फ्रॉड का हुआ है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ है। दीपक जी, ये हाई कोर्ट गए, इनको रिलीफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गए, रिलीफ नहीं, इन्होंने मोर्चा निकाला और अभी तक बेल पर है। हमने भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना निश्चित है ना कि प्रतिशोध की कार्रवाई तो ही नहीं सकती। जब कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है तो प्रतिशोध की कार्रवाई कहां से होगी, जरा मुझे बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक, और मुझे बताइए हेमंत बिश्वा शर्मा पे कौन सा एफआईआर पेंडिंग है, ये भी बता दीजिए मुझे। अजीत पवार पे कौन सा एफआईआर पेंडिंग है? सोनिया गांधी पे 420 का एफआईआर है। सजा याफ्ता है 4 मामलों में कन्विक्ट। श्रीमान लालू प्रसाद यादव 4 चारा चोरी के मामले में कन्विक्ट हैं। और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का यह आलम है कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, जेल में रह के जेल मंत्री थे। ये भ्रष्टाचार पे सबसे अधिक जीरो टॉलरेंस वाले, और अकेले हमारा आरोप नहीं था। आलोक शर्मा जी भी कल ठीक है प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, लंबा हो गया। आलोक शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं और फिर उसके बाद सीधे संजीव झा के पास जाऊंगा। जी देखिए, मुझे लगता है मैंने बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग भी अगर भ्रष्टाचार पर बात करें तो लगता है कि जैसे वो कहावत है ना कि छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद, वो कहावत मुझे याद आती। मैंने अभी पूछा इनसे, ये ममता जी इनको बहुत खराब लग रही हैं, बहुत हिंसा हो गई, लेकिन ममता जी के साथ भी आपने सरकार बनाई। सपा हो, बसपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई तो पार्टी ऐसी नहीं है जिसके साथ आपने सरकार नहीं बनाई। हत्या नहीं कराई। वापस आता हूं, आज भी आगे बनाने के लिए फिर आते हैं। चिराग पासवान की झोपड़ी, अभियोग नहीं था, चिराग पासवान की झोपड़ी जला दी, उसके बावजूद भी उसी को साथ ले रहे हैं। हम उनके खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं गए थे गठबंधन करते। अरे मैंने कहा 2014 के बाद, प्रेम भाई शांति से सुनिए ना यार, 2014 के बाद मोदी जी की सरकार ने कोई एक एफआईआर की हो, स्पष्टीकरण दे रहा हूं ताकि आप जो है सुनो ना यार, बदतमीज समझ में आए। सुनिए जरा, 15 मिनट तक कोई नहीं बोला आपके बीच में, चुप रहिए। आपने पढ़ाई गाली गरियाई मत। हालांकि गालीबाजी आपके शांत रहिए, राष्ट्रीय कर्म है। गालीबाजी आपके राहुल गांधी इनको चुप कीजिए। कोई नहीं बोला है। प्रेम शुक्ला जी आपने हमेशा आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आलोक जी को खत्म कर लीजिए, संजीव झा जी क्या बात है। आलोक शर्मा इतना गरियाने पे क्यों आमोदा है? देखिए इनकी अभद्रता तो सोचिए कैसे गरिया रहे हैं। अरे भाई इनको कहिए शांत रहे। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। आलोक जी कंक्लूड करिए जल्दी। आपने कहा था छोटा सा जवाब दूंगा। लोग भी गरियाएंगे तो कैसे काम चलेगा? शांत रहिए। मुझे लगता है कि तर्क पर बात होनी चाहिए। गालीबाजों की जो कन्विक्टेड पार्टी है दूसरों को कह रही है कि वो बदतमीज है। बदतमीजी के बादशाह हैं राहुल गांधी। बदतमीजी के बादशाह राहुल गांधी की पार्टी के। चुप हो जाते हैं। बोल दी आपने, बात बोल दी, 2 बार बोल दी। अब सुन लेते हैं आलोक जी। नहीं, वो गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे उसको उदाहरण देना। आलोक जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गुस्सा ना हो, ठीक है? थोड़ी नोकझोंक चलती रहती है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इनके बीच में बोला।
इनको खुद ख्याल रखना चाहिए। सीनियर आदमी हैं, हमेशा हर आदमी से इस तरह से भिड़ते रहते हैं। कंटेंट अच्छा छोड़िए, बात मूल मुद्दे पे आते हैं ना, छोड़िए ना, हम व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करें एक दूसरे पर। मैंने एक भी बिना कंटेंट की बात कही तो दीपक जी मुझसे जो है नहीं करी आपने, ये मैं मानता हूं, ठीक है। एक भी अगर मैंने बिना कंटेंट की बात की हो, मैं फिर बताने लगूंगा कंटेंट पे आपने किस किस को क्या क्या कहा। छोड़ नहीं, आपके झूठ का पर्दाफाश करना पड़ता है। पैदा होने वाला जो भ्रूण होता है, हाँ ठीक है, बताइए ना, उसका उत्तर दूंगा मैं। बताइए, चुप रहूंगा, बताइए, उसका उत्तर नहीं दूंगा कर पाते हैं मैं। बीजेपी एक भी गलत कहा हो तो उत्तर ये अपना चैनल समझते हैं जी न्यूज को, इनको अधिकार है, इनको लाइसेंस है, जितना मर्जी बोले हम चुप हो जाते। सर ये बीजेपी का भी उत्तर है जितना कांग्रेस का है, तो आप चिंता न करिए। आलोक शर्मा जी अपनी बात कह दीजिए। उतना ही आम आदमी पार्टी का, उतना ही जो है एलजेपी रामविलास पासवान का। उत्तेजना है, इन्हीं को बुलवाइए। उत्तेजना में आप है सरकार। अच्छा संजीव झा जी आप आ जाइए, आपके लिए क्या क्या कहा गया प्रवक्ता के तौर से बीजेपी वाले। आलोक जी तब तक थोड़ा ठंडे हो जाइए। संजीव झा जी। शुक्ला जी को सुन रहा था और प्रेम शुक्ला जी की हताशा भी दिख रही है, किस तरह से पूरी आलोक जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते एक मिनट। आलोक जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। अब नाराज मत होइए आलोक जी, मैंने बार बार रोका उनको। किसी के बीच में नहीं बोलते हैं ये लोग। मैं किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकता ना दिल्ली में बैठ के, ना मैं किसी का ऑडियो डाउन करता हूं। आप दोनों गंभीर व्यक्ति हैं, आप दोनों सीनियर व्यक्ति हैं, आप दोनों से समान व्यवहार की उम्मीद करते हैं। अब आलोक जी आप कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष यूनाइट हो रहा है, ये लोग तो नहीं हो रहा है ना आपके साथ। देखिए मुझे लगता है दीपक जी, ये लोग विपक्ष में पहले भी नहीं थे। विपक्ष का मतलब आज यूपी और यूपी के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इन लोगों ने पहले भी तमाम मौकों पर बीजेपी का साथ दिया है। और कोई अगर हमारे साथ नहीं आना चाहता है तो उसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ना ही हमने किसी को साथ मिलाने का प्रयास उस तरह से किया, चाहे वो बीजेडी हो, बीआरएस हो, अकाली हो, हमने किसी को न्यौता नहीं दिया है। मायावती जी हो, मायावती जी आज भी बीजेपी की ही भाषा बोलती हैं, लेकिन वो शायद भूल गई दीपक जी कि बीजेपी की भाषा बोलते बोलते उन्होंने अपने दल को समाप्त कर लिया है। अब 4-5 विषय में लेना चाहूँगा। मेरे काबिल दोस्त प्रेम शुक्ला जी ने कुछ सवाल उठाए। मैं पूछना चाहूँगा कि राजभर जी ने पिछले 1 साल पहले क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर भगवान भी नीचे आ जाएं और तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा। क्या ये बात सही नहीं थी? अभी इन्होंने गर्भवती महिला की बात की, मणिपुर में ऐसा हो गया, वेस्ट बंगाल में ऐसा हो गया। कितनी गर्भवती महिलाओं का भविष्य खतरे में हो गया और कितने महिलाओं के सुहाग उड़ गए, कितने बच्चों के माँ बाप चले गए। मणिपुर में मोदी जी के एक मुंह से शब्द नहीं निकला। इतने कमजोर प्रधानमंत्री क्या शांति की अपील भी नहीं कर सकते थे कि मणिपुर के लोगों, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कम से कम शांत रहिए, हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए। मोदी जी जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, क्या आज छोटे छोटे दलों को टॉर्च लेकर, दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ रहा है? किसने क्या कहा वो छोड़ दीजिए, मोदी जी ने किस किस के लिए क्या कहा वो भी अगर केवल बीजेपी वाले याद कर लेंगे तो उनको खुद शर्म आ जाएगी। 2014 में 48 दलों के पूरे काफिले के साथ चुनाव लड़ा था, आज कितने दल रह गए? सब लोग इनको छोड़कर चले गए। मैं प्रेम भाई से पूछना चाहता हूं, एनडीए की 25वीं वर्षगांठ और नड्डा जी का भाषण, तमाम चीजें, एनडीए की इससे पहले कब बैठक हुई थी, दीपक चौरसिया सर के शो में बता के जाइएगा। एक केस मैंने पूछा 2014 के बाद जो मोदी सरकार ने दायर किया हो भ्रष्टाचार का, और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, तो उस केस को बता के जाइएगा। 2014 से जितने पहले के केस थे, आपकी सरकार आने के बाद उन तमाम केसेस में क्लीन चिट मिली। 2G में डीएमके के तमाम लोग हमने जेल में भी डाले, ए राजा कनिमोझी तक भी जेल में गए, आपकी सरकार ने उनको क्लीन चिट दी। मैं अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, सुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, बहुत लंबी लिस्ट है। अभी नया नाम अजीत पवार जी का जुड़ा है, क्या ये भ्रष्टाचारी हैं या भ्रष्टाचारी नहीं है? ठीक है प्रेम जी, एक क्विक जवाब संजय भाई मैं आपका सहारा हूं जी। ठीक है, मैंने भ्रष्टाचार में जो कन्विक्ट हैं उन लालू प्रसाद यादव की जो आराधना कर रहे हो, जिन पे भ्रष्टाचार के एफआईआर भी नहीं हो, उनको कन्विक्ट मान ले रहे हैं। गालीबाजी में जो कन्विक्ट है और कन्विक्टेड होने के नाते उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक चली गई है, उनके समर्थन में सब जगह नारे लगाने वाले, जिन पर अभी किसी प्रकार का कोई चार्जशीट नहीं है, एफआईआर नहीं है, उनको मान रहे हो भ्रष्टाचारी है।
अरे भाई पी चिदम्बरम जो है वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? श्रीमती सोनिया गांधी भ्रष्टाचार की अभियुक्त है कि नहीं है? श्री राहुल गांधी भ्रष्टाचार के अभियुक्त है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के कन्विक्ट है कि नहीं है? शिबू सोरेन हत्याकांड के कन्विक्ट है कि नहीं है? स्टालिन का जो परिवार है वो श्रीमान राजीव गांधी के हत्याकांड में डॉक्टर एमसी जैन कमीशन और कांग्रेस का ऑन रिकॉर्ड बयान है, ये इसीलिए सरकार गिराई थी। उसके संदिग्ध है कि नहीं है? तो आप जो है, हमको तो हर बात पे शर्म करना चाहिए। आपने बेशर्मी जो है शाश्वत ओढ़ ली है क्या? ठीक है, कांग्रेस का नाम बेशर्म हो गया है क्या? एक हमारे गांव में एक बेहया का झाड़ निकलता था, झाड़ी होती थी, उसको कुछ लोगों ने कांग्रेस झाड़ी कहना शुरू कर दिया। का नाम भाजपा ये सत्य है कि नहीं? कांग्रेस झाड़ी, ये कांग्रेस झाड़ी, बेशर्मी ही कांग्रेस है, बेशर्मी कांग्रेस की पर्यायवाची। देश के प्रधानमंत्री एक दिन कुछ कहते हैं, किसी को भ्रष्टाचारी बताते हैं, अगले दिन उसको अपने दल में शामिल करते हैं। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, दोनों रुक जाइए प्लीज। संजीव झा को मैंने शुरू से 1 मिनट भी बोलने को नहीं दिया है। माफी के साथ संजीव झा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले कैसे बढ़ गया, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप गठबंधन में तो आप चले गए, कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया कि अध्यादेश पर आपको समर्थन करेंगे। आपके लिए एक अच्छी पॉलिटिकल खबर है, आपके लिए अच्छा ब्राउनी पॉइंट है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप उम्मीद करते हैं कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस एक भी प्रत्याशी ना उतारे? ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज तो औपचारिक तौर पर कल गठबंधन से बातचीत होना शुरू हो जाएगी कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो, क्योंकि दोनों राज्यों में आपकी सरकार है और बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार है। ठीक है अधिबा साहब, पहले तो बिल्कुल मेरी शिकायत है कि जब आप डिबेट कराते हैं तो बारी बारी से एक बार टेक ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था और प्रेम शुक्ला जी की हताशा ये दर्शा रहा है कि किस तरह से घबराए हुए हैं। दूसरे के पाले में झांकने से पहले अपने पाले में झांक लो, कि अगर अपने पाले में ठीक से झांक लोगे तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। एक बात बताइए, अभी बताया गया ना कि राजभर जी को लिया है पार्टी, राजभर जी ने क्या क्या नहीं कहा था। आप प्रेम शुक्ला से बात और पूछ लीजिए, क्या ये कहेंगे अब्बास अंसारी जिंदाबाद और मुख्तार से आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कहेंगे क्या? पूछ लीजिएगा इनसे। तीसरी बात कि जो जो अफजल गुरु को शहीद कहता हो उसके साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं और फिर दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकिए। और अभी इन्होंने कहा ना कि 25 साल इस एनडीए गठबंधन का हुआ, उस वर्ष में हम लोग 38 पार्टी जुड़ गए। एक बात जरा इनसे पूछिए कि इन्हीं के बड़बोले प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 8 साल पहले इस देश के लोग कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। तो दूसरे अपोजिशन की गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जिनको ये सब लोग खूब गाथा गाते, उनके बारे में कहते उन्होंने ठीक से शासन नहीं किया। और यही एनडीए के अलावा इसका मतलब ठीक से काम नहीं किया होगा, कटोरा से भीख मांगने की नौबत आ गई, उस पर इनका क्या कहना है। तीसरी बात, इन्हीं के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 78,000 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया अजीत पवार। अब आप कहते हैं कि नहीं, कोई एफआईआर नहीं है, वो ईमानदार हैं। एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री 2014 में क्या कहा था, टीम इंडिया पिछले 5 साल में क्या कर रहे हैं? जो इन पे सवाल कर दिया, एक एक कर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश, एक एक कर चुनाव चुनी हुई सरकार को डराने की साजिश। और अगर आपसे डरे नहीं, अगर आपसे बिके नहीं, तो गवर्नर के जरिए कंट्रोल करने की साजिश। अगर आप गवर्नर के कंट्रोल से भी ना डरे तो ऑर्डिनेंस के जरिए सत्ता छीनने की साजिश। समझिए, जिस दिल्ली की जनता ने इनको 3-3 बार औकात बताई, उस दिल्ली के जनता के मैंडेट को चोर दरवाजे से सत्ता हासिल कर लेना, क्या ये जनतंत्र का हत्या करना नहीं है? एक बात पूछिए इनसे कि आज पूरे देश के इस तरह से विपक्ष को तोड़ करके नई पार्टी बना दे रहे हैं। आज आपसे कोई सवाल कर ले, आपके अगर नकारात्मक पे सवाल खड़े कर दे तो उसको खत्म कर रहे हो। तो ये आप डर ला करके, लोगों को डरा करके आप विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहे हो। तो आज जो लोग इकट्ठा हो रहे, केवल प्रिंसिपल इकट्ठा नहीं हो रहे हैं कि सत्ता हमें हासिल करना है, ये इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि इस देश के संविधान को बचाना है। आज हम इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है। आज हम इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि इस देश के जो निष्पक्ष जांच एजेंसी है उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखना है। देखिए, इस देश का जनतंत्र, इस देश का संविधान, इस जनतांत्रिक व्यवस्था बहुत सारे कुर्बानियों के बाद मिली है। इसको ऐसे जाया नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बात केवल विपक्ष की नहीं है,
देश का हर वो नागरिक जो इस देश के संविधान की रक्षा करना चाहता है वो आज इस एलआई के साथ है। हर वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि देश की जनता की व्यवस्था बचे वो चाहता है आज इस अलायंस के साथ है। वो बड़ा अच्छा बल्ली सिंह चीमा जी ने लिखा था कि तय करो किस ओर हो, तय करो तुम किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या आदमखोर की ओर हो। तब देश की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि पिछले 9 साल में क्या क्या बड़े बड़े वादे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार क्या हुआ उस महंगाई का? 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 400 रुपए किलो नींबू बिक रहा है, 350 रुपए किलो दाल बिक रहा है, 100 रुपए के ऊपर चावल बिक रहा है, 80 रुपए के ऊपर आटा बिक रहा है। क्या हुआ महंगाई का? बड़ी बड़ी बातें करते हुई महिलाओं पर अत्याचार मोदी सरकार। इस देश की वो बेटी जो लेकर आई थी अपनी जायज मांग को लेकर के उसको जनता बैठा अपना उसके साथ नहीं न्याय नहीं किया और आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आज हर फ्रंट पर नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय पार्टी की सरकार फेल हुई है। तो ऐसे में अब ये जिम्मेदारी है सभी जो आज लोग इकट्ठा हो रहे, सभी पार्टियां इकट्ठा हो रहे। हाँ, वैचारिक अंतर होगा, हो सकता है कई बात पर हम सहमत होंगे, लेकिन एक बात पे सब है कि देश का संविधान, इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था बचाने की हमारी जिम्मेदारी, और जब कोई कुठाराघात करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ठीक है, मैं सीधे धीरेन जी का एक क्विक जवाब लेता हूं, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा, आलोक जी के पास चलूंगा। धीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये कह रहा है हमारा गठबंधन आदर्शवादी गठबंधन, संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, क्या वाकई ये गठबंधन आपको लगता है? देखिए ना, इन लोगों का तो राष्ट्रीय कार्यालय जो है कुछ दिन में तिहाड़ में होने वाला है। ये कट्टर बेईमान पार्टी के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे हैं, अन्ना हजारे को कहाँ फिर से वही मंदिर में पहुंचाने वाले लोग, इनके जितने भी कट्टर बेईमान लोग हैं, आज वो लोग नसीहत दे रहे हैं। जब गद्दी मिली दिल्ली की, अभी दिल्ली को खुद डुबा दिए हैं और बेंगलुरु में जाके वहाँ पे बैठक कर रहे हैं, देश को डुबाने का नया प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये लोग बात करेंगे? और कांग्रेस प्रवक्ताओं का मैं दोष नहीं देता हूँ दीपक जी, ये लोग बेचारे बहुत अच्छे हैं, इनके नेता भ्रष्ट है ना। इन लोगों को बचाने में कितना झल्लाना पड़ता है, कितना हम लोगों को झेलना पड़ता है, कितना लोगों का बांटने वाले में किसके तरफ है? अरे आप चुप रहिए ना, कट्टर बेईमान लोग हैं, आप मत करिए ना। अभी दिल्ली का हाल बताइए, दिल्ली का आपने क्या करके रखा है? पिछले 1 साल से आपने डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई बैठक नहीं करी है। आज पूरे दिल्ली के गरीब लोग मर रहे हैं और आम आदमी जो मर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं देश बनाने की। आप चुप रहिए भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छे, मैं इनको बराबर सुनता हूँ, लेकिन इनके नेता भ्रष्ट है, ठीक है, नेता करप्शन के। ठीक है, मैं सीधे, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, मैं सीधे संजीव झा जी के पास जाता हूँ, फिर प्रेम शुक्ला पे जाऊंगा, प्रेम शुक्ला जी पे जाऊंगा, क्योंकि संजीव झा जी आपकी पार्टी पर आरोप लगाए कि वो मैं अन्ना आंदोलन के पहले दिन से कवर कर रहा था आखिरी दिन तक। अब बताइए, अन्ना आंदोलन के अनुयायी जो सरकार में आए उन्होंने किया क्या? उसके 2 सबसे बड़े प्रमुख चेहरे आज जेल में, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के आने वाले। दीपक भाई, अन्ना अभी आपको देखते हैं और साथ में सबसे हाथ में डिबेट कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक जिन्होंने स्वास्थ्य क्रांति लाए, दूसरा शिक्षा में क्रांति लाए। आप आज तक एक अटर्नी का करप्शन साबित कर देते, एक अटर्नी करप्शन नहीं मिला। मंत्री पे बोलिए, हजारों लोग लगा करके, हजारों जगह छापा मार करके एक रुपये साबित नहीं कर पाए। एजेंसी कर पाती है कि आम आदमी पार्टी कट्टर लोगों की पार्टी नहीं, बीजेपी वाले ये भी पूछते फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है? इतने कट्टर ईमानदार है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्या जजमेंट आ गया, फैसला हो गया, हम सुप्रीम जमानत मिलेगी, जिस दिन सजा हो जाएगी उसकी बात कर लेंगे। धीरेन्द्र जी बीच में नहीं प्लीज। कोर्ट में कहते हैं जी हम पकड़ के ले आए, तो कोर्ट और जांच फाइनल जाकर इंतजार करेगा। हम तो कहते हैं ट्रायल को पूछ लीजिएगा कि कब से ट्रायल शुरू कर रहे हैं। ट्रायल पता है कि जो ही ट्रायल शुरू करेंगे बेल मिल जाएगा। तो इसलिए आपने किया ये ईडी। संजीव जी माफी चाहूंगा, आपका कनेक्शन बहुत खराब है, आपका ऑडियो बहुत खराब आ रहा है। लेकिन आलोक जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, क्या आप मानते हैं कि कट्टर ईमानदारी के चलते वो जेल में है? देखिए, मुझे लगता है आरोप है और आरोप गंभीर है, मैं उससे नकार नहीं सकता। लेकिन ये हमारी जो केंद्र की सरकार है और जांच एजेंसियां हैं
उनका फेलियर है कि वो किसी सही नतीजे पर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। आपकी पार्टी ने स्वागत किया था गिरफ्तारी का। मैं फिर कहूंगा गंभीर आरोप हैं, लेकिन इसको आरोप को जांच करके सही नतीजे पर पहुंचाना केंद्र का काम है। अभी कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप लगे, वो बेल पर हैं, वो जमानत पर हैं। मैं कह रहा हूं 9 साल हो गए, 9 साल के बाद भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। ये सरकार न्याय के साथ खिलवाड़ करती है, न्याय को किस तरह से विलंबित किया जाए उसका खिलवाड़ करती है। उसका कारण है कि इस सरकार में किरण पटेल जैसे लोग, याद होगा मीडिया के साथियों को, कुछ को तो याद ही होगा, बाकियों को तो याद भी नहीं होगा। एक व्यक्ति Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमता रहता है देश जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आज भी छुट्टा घूमता है। क्यों? उसके ऊपर केस दर्ज नहीं होता, क्योंकि मोदी का सहयोगी होता है। Z+ सिक्योरिटी लेना और एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना, और एक पत्रकार जो हाथरस को कवर करने केरल से आता है, वो 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक जेल में रहता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फटकार लगाता है। तो न्याय और न्यायपालिका का क्या मखौल बना दिया है वो पूरा देश देख रहा है। और उसका कारण क्या है? शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं। आलोक जी, यही रुकना होगा। एक आखिरी कमेंट प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम शुक्ला जी, जो आरोप आलोक जी ने लगाया, क्या कहते हैं? वो कहते हैं गंभीर मामला है, पर सरकार इसको कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पा रही है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी को। कंक्लूजन तक पहुंचा रही, इसलिए तो चार्जशीट हो गई है ना। आलोक जी चार्जशीट को क्या मानते हैं? कंक्लूजन की एक प्रक्रिया है कि नहीं, उसके बाद ट्रायल चलेगा। तो भाई साहब कृपा करके मुझे बता दीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ललित नारायण मिश्र जी का हत्याकांड था सीबीआई का, कांग्रेस की सरकार 2014 तक रही, नहीं जांच कर पाई। लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार ने बाकायदा शिकायत लिखकर किया कि उनको जहर देकर बेच दिया गया। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उसकी जांच ही नहीं की। लोकतंत्र को शोक तंत्र में जो तब्दील करने वाले लोग हैं, अरे भाई आप जिन्होंने हत्याकांडों को 10-10 हजार लोगों का, 10,000 की जांच आपको रोका, 10,000 सिखों की हत्या, और जो हत्याकांड में सर्टिफिकेट दे उसको चीफ जस्टिस बना देना। सरकार आपकी अब बात करेंगे 40 साल पुरानी, तो पता लगा आपको। अच्छा आलोक जी, तभी तो पता लगा। नहीं बोले थे रॉबर्ट वड्रा को एयरपोर्ट पे, जो रॉबर्ट वड्रा को एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी से फ्रीज क्यों किया गया था? हरियाणा की सरकार ने दीपक जी को बता दीजिए। जानता है रॉबर्ट वड्रा कोई क्लीन चिट नहीं है रॉबर्ट वड्रा को अभी तक जो है। और जिसको रॉबर्ट वड्रा की जिसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरविंद केजरीवाल, आजकल वो आपको बहुत प्रिय लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल धमकाते हैं तो राहुल गांधी कांप जाते हैं। वो कहते हैं अध्यादेश में समर्थन नहीं दिया तो हम नहीं आएंगे वहां। राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं राहुल बाबा, ये बैंगलोर का कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। एक बार किरण पटेल धमकाते हैं और मोदी जी कांप जाते हैं। आपकी शब्दावली किरण पटेल धमकाते हैं और अमित शाह जी कांप जाते हैं। गाली के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं तो श्रृंगार की शब्दा का प्रयोग करता हूं। अरे भाई किरण पटेल धमकाते हैं और पूरी सरकार कांप जाती है। सोनिया गांधी को हवाला ऑपरेटर किरण पटेल धमकाते हैं और अमित शाह जी का पूरा गृह मंत्रालय कांपने लगता है। केस भी दर्ज नहीं कर पाता। हवालाबाज सोनिया गांधी, कायर सरकार है। 420 की केस में राहुल गांधी, गजब है, गालीबाजी के सजा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि 2024 का तापमान कैसा होगा, राजनीतिक तापमान। अफसोस मेरे पास प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, धीरेन्द्र भाई, संजीव झा जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं यहीं पर रुकूंगा।